नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, तो पूरा देखिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, तो आप पूरा देखिए इसको और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और फीडबैक दे कि कैसा लगा आपको वीडियो। 26 अगस्त 2020 को भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदुस्तान संगीत के प्रणेता पंडित जसराज व अन्य संगीतज्ञों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऑनलाइन उत्सव का आयोजन किया गया था। वो था रागोत्सव नृत्य का आयोजन किया गया था। यह 28 अगस्त को किया गया है। तो ये 26 से 28 अगस्त को किया गया है। तो ये संगीत के हिंदुस्तानी संगीत के प्रणेता पंडित जसराज व अन्य उन्हें उपलब्धि देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 को दिया जाएगा। ये महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। पुल्लिकली, ये हाल ही में ना पुल्लिकली है ना, ये डांस है जो हाल ही में ना ऑनलाइन मनाया गया था केरल में। तो ये पुल्लिकली डांस है ना केरल का है। तो केरल के त्रिशूर में मनाया जाने वाला है। ये ओणम आ रहा अभी है सितंबर के प्रथम सप्ताह में, उसी का ही हिस्सा है पुल्लिकली डांस। तो ये अभी हाल ही में ऑनलाइन मनाया जाएगा पुल्लिकली डांस, क्योंकि कोरोना काल के चलते अब सब ऑनलाइन हो रहा है, तो इस वजह से। देखिए स्टूडेंट्स, ओणम है ना दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व है। ये सितंबर माह के पहले प्रथम पखवाड़े में मनाया जाता है और यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है। इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू कहते हैं। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने यानी चिंगम से शुरू होता है। इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष कहा जाता है। तो ये भी है इनका, और ये 10 से 12 दिन तक चलता है ओणम त्योहार। और यह त्योहार राजा महाबली के पुनः घर आगमन का प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सद्या को केले के पत्ते पर खास तरीके से व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सद्या थाली कहते हैं। ये ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। तो ये बहुत अच्छा है ओणम त्योहार। तो ये है, देख लो आप। उड़ान योजना है ना, तो उड़ान योजना के लिए ना इन 78 मार्गों को मंजूरी दी गई है। तो ये सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत है। ये उड़ान वैसे कोरोना काल के चलते है ना, विमान को उड़ाने के लिए उनके लिए योजना है उड़ान। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ान है ना। तो ये है आपकी उड़ान। वैसे उड़ान है ना 15 जून 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी नागर विमानन नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये है ना। तो ये नए मार्ग नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इस नए मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी राज्य व द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इन मार्गों के लिए 29 चालू व 8 बंद पड़े और दो बहुत कम इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डों का उपयोग किया जाएगा। तो हवाई अड्डों से रिलेटेड है। मंत्रालय ने कहा है कि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत अब कुल 786 राजमार्गों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 274 उड़ान मार्गों को चालू किया गया है, जिसमें से 45 हवाई अड्डे हैं और 3 हेलीपोर्ट है ना। उड़ान देश में क्षेत्रीय विमान बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मुखी कदम है। क्षेत्रीय संयोजन योजना उड़ान 15 जून 2000, ये तो मैंने बता ही दिया कि आपको ना नागर विमान मंत्रालय द्वारा जारी की गई पॉलिसी है, NACP। देखिए, सीरो सर्वेक्षण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सीरो सर्वेक्षण की सिफारिश की है।
महानगरों में किए गए इस तरह के सर्वेक्षण कोरोना वायरस की गतिविधियों और उनके संरचना को समझने के लिए एक लाभदायक साबित हुआ है। तो इसमें ना सीरो सर्वेक्षण में ना लोगों की ब्लड की जांच की, सीरम की ब्लड की जांच की जाती है, जिससे उसे पहचान हो सके कि भाई ये संक्रमित है या नहीं। तो ये कोरोना संक्रमित संबंधित है। ये देखिए, ये ना जार मिसाइल है जो है ना रूस का है। तो रूस ने गुप्त तरीके से एक जार मिसाइल का परीक्षण किया है। ये मिसाइल बहुत सालों पहले गुप्त तरीकों से की जा रही मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जो एक ही बम धमाकों से पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। तो ये इन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया है ना। तो हाल ही में आपको पता ही है, हाँ देखो, अमेरिका ने जापान जैसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। तो उन दिनों और हाल ही में ना लेबनान की राजधानी बैरूत में भी है ना बम गिराया गया था। तो अब है ना रूस ऐसा देश है जिनने एक परमाणु बम बना लिया है। ये करीब 60 साल तक सीक्रेट रखने के बाद ये परमाणु परीक्षण का वीडियो जारी किया गया है। तो ये है, सब परमाणु संपन्न देश बन रहे हैं। नीदरलैंड की मारी के इज़नेवेल्ड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास इज़नेवेल्ड को दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। इज़नेवेल्ड को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। ये पुस्तक है ना ग्रामीण नीदरलैंड के ग्रामीण के कुछ कट्टर ईसाई समुदायों के किसान परिवार की कहानी है। इस पुस्तक को पहली बार डच भाषा में 2018 में प्रकाशित किया गया और मिशेल हचेसन ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, ये प्रत्येक वर्ष किसी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास पर दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो, इनका प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो। तो ये इनके हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण साहित्य के प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहन करना है। इसमें ना राशि है ना, आपको पता है 50,000 पाउंड इनाम दी जाती है। नियमों के अनुसार यह इनाम राशि लेखक अनुवादक मिशेल हचेसन के बीच बराबर बांटी जाएगी ना। ये भी ध्यान रखना, मिशेल हचेसन और एक मारिक इज़नेवेल्ड को बराबर राशि बांटी जाएगी 25-25 पाउंड में, 25,000 पाउंड में। प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 6 वर्ष पूरे हुए हैं। 2014 में 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई थी। तो यह है ना, और देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए ये योजना 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। इस योजना के अवसर देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने हेतु महत्वपूर्ण कदम था और कोरोना काल में ये योजना सबसे बेहतरीन काम कर रही थी, जिसमें रोजगार देना, लोगों को एक स्थान से दूसरे, बहुत सारी योजना इसमें सम्मिलित कर ली गई थी कोरोना काल में। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इन खातों में 1.31 लाख करोड़ रुपए जमा कराए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग 8 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है। और इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6% ग्रामीण इलाकों में खोले गए। सबसे ज़्यादा ये ग्रामीण इलाकों में ही खोले गए क्योंकि महिलाएं ना वो इसके अंतर्गत महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, और आपको पता कोरोना काल में इस योजना के अंतर्गत उन्हें महिलाओं को राशि प्रदान की गई थी 2000 तक। उड़ान योजना के चौथे दौर में 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। ये तो मैंने आपको बताया दी। 5 राफेल लड़ाकू विमान को अंबाला एयरवेज में शामिल किया जाएगा। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने है। तो 5 लड़ाकू विमान राफेल आए थे, फ्रांस से लिए गए थे, जो हरियाणा के हिसार वायुसेना पर है ना
उतारे गए थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो लड़ाकू विमान चला रहा था ना, तो उनको चलाने वाला हमारा राजस्थान का ही बाड़मेर का ही व्यक्ति था। तो ये है। और अंबाला एयरबेस पर आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल होंगे। ये ना फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली को भी आमंत्रित किया गया है। ये 5 लड़ाकू विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंचे थे और ये यहाँ हरियाणा के हिसार में पहुंचे थे सबसे पहले। ये देखिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असम में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई। असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गई। 900 करोड़ रुपए की लागत से दरंग जिले में मंगलदोई में किया जाएगा। तो ये है। वैसे राजस्थान में बात करें ना, तो राजस्थान में जयपुर में कौशल विश्वविद्यालय है अभी। देखिए स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश में ना 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में सब 80 की ही जातियां हैं। तो वो कह रहा है कि हमें आरक्षण नहीं मिला है, तो इससे संबंधित प्रस्ताव है ना अरुणाचल प्रदेश लाना चाहता है, क्योंकि बाकी वाले पूर्वी राज्यों को कहीं ना कहीं क्षेत्रों में उनको मिल चुका है और इन्होंने ना 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजातियों से ही रिलेटेड है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र और जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किया गया और 6ठी अनुसूची में ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही प्रावधान किया गया राज्य है। तो जिसमें है ना पूर्वी राज्यों के लिए किया गया, जिसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो है ही है। पूर्वी क्षेत्रों की बात हो रही है, राजस्थान भी शामिल है। वैसे इसमें राजस्थान की अभी 2018 विधेयक में बहुत सारे जिले शामिल किए, राजसमंद है, पाली है, सिरोही है। इससे पहले जनजातीय क्षेत्र में राजस्थान की बात करें ना, जनजातीय क्षेत्र में तो 2 जिले थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लेकिन अब 2-3 जिले और शामिल कर लिए गए। राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है, सिरोही है, इनको शामिल किया गया। तो ये तो राजस्थान की बात हुई। लेकिन अब पूर्वी क्षेत्रों की बात करें ना, तो पूर्वी क्षेत्रों में 4 ही जिले हैं, जिसमें ना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश की वहाँ पे संपूर्ण जनजातियाँ ऐसी ही की है, अनुसूचित जातियाँ ही निवास करती हैं, इसीलिए वहाँ किसी को भी आरक्षण नहीं मिलता। नहीं मिलने के कारण अरुणाचल प्रदेश ने अभी कहा है कि भाई हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, हमें 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब इन्होंने ना ये प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजेंगे, जिन्हें इन्हें 6ठी अनुसूची में आरक्षण मिल सके। प्रशासन का वो उल्लेख है कि भाई कुछ पद होते हैं, जैसे ना विधानसभा के पद हैं, सांसद के पद हैं, तो उसमें पद निर्धारित होते हैं 80 के, ST के, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें ना इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ये प्रस्ताव पारित किया। उसे कहा कि ये ऐतिहासिक प्रस्ताव है, क्योंकि ये प्रथम बार इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। संसदीय मंत्रालय बमांग फेलिंग्स द्वारा इस संसद में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनित मत से पारित किया गया है। तो है ना, तो इसका मतलब इसको 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है। तो ये अपना ऐतिहासिक बात है। और वैसे अरुणाचल प्रदेश 1987 में शामिल हुआ था हमारे भारत में। पहले तिब्बत के अधीन था, फिर भारत का हिस्सा बना, फिर 87 में शामिल हो गया पूर्ण रूप से भारत में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM के तहत स्वास्थ्य डेटा नीति मसौदा जारी किया गया। ये मसौदा ना ड्राफ्ट पॉलिसी है ना, व्यक्ति के निजी संवेदनशील डेटा की सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए रूपरेखा तैयार करना है। NHA स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NHDM द्वारा क्रियान्वित किया। इसकी विशेषता है ना, इसमें ना सब लोगों के ना व्यक्तिगत डेटा और है ना, देखो इसमें ना लोगों के अपने व्यक्तिगत और निजी डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होगा। उनकी पहचान से संबंधित जो भी डेटा हो ना,
उन पे ना प्रतिबंधित करने के लिए वो डेटा है। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, मतलब लैब है, तो ये है। ये देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र में संग्रहित डेटा केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं केंद्र स्तर पर भंडारित किए जाएंगे। प्रत्येक स्तर पर अल्पता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग निषिद्ध होगी जब तक ऐसा आवश्यक ना हो। ये है NHA की मसौदा। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक हुई है। वियतनाम की राजधानी थाईलैंड है, तो भारत और वियतनाम की 17वीं बैठक हुई है। दोनों देशों में भारत की हिंद प्रशांत महासागरीय पहल और हिंद प्रशांत आसियान आउटलुक के अनुरूप अपने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की सहमति दी है। भारत द्वारा 2019 का IPOA का शुभारंभ किया गया था। तो ये हिंद प्रशांत है ना, ये एक मतलब दक्षिणी क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र से एक संगठन बना हुआ है जो परमाणु है। ये संगठन इसीलिए बना था कि यहाँ पे कोई भी ऊर्जा परमाणु संपन्न देश अपने सैनिक अड्डे स्थापित ना कर ले, तो इसलिए बनाया हुआ है। तो ये देश संयुक्त रूप से अपने ये संगठन बनाया, हिंद प्रशांत संगठन। तो ये है, देखो दोनों देशों ने इसके अलावा है ना क्या क्या ना समझौता किया है। इसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा है, अंतरिक्ष है, समुद्री विज्ञान है और नवीन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निकटता और सहयोग बढ़ाने की संभावना व्यक्त की है। वैसे समुद्र पे यह वियतनाम इधर म्यांमार के नीचे है, तो ये है। और आपको पता है भारत उन 3 देशों में से है जिनके साथ वियतनाम के रणनीतिक साझेदार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अतिरिक्त ONGC विदेशी लिमिटेड दक्षिण चीन सागर में ऊर्जा उत्पादन में भी संलग्न है। तो ये है वियतनाम का। और वियतनाम आसियान में भी शामिल देश है। वियतनाम है, ये सब थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, ये सब है। तो ये भी है। भारत नहीं है, भारत आसियान का सदस्य देश है, पूर्ण सहभागी 1906 में बना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना। भारतीय ऊर्जा बैंक RBI ने वर्ष 2009 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। देखिए इस रिपोर्ट के मुख्य ना निष्कर्ष है, ये सरकारी उपभोग वर्तमान आर्थिक मांग को प्रोत्साहित करता है। कोविड-19 के प्रकोप के पश्चात स्थिति सामान्य होने पर निजी उपभोक्ता से आर्थिक रिकवरी को बल देगा। चालू राजकोषीय वर्ष में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद समवृद्धि दर के नकारात्मक रहने का अनुमान है, क्योंकि कोरोना काल के चलते ये सब गिरना तय है, तो वृद्धि दर तो घटेगी इसमें। निगम कर की दर है वो तीव्र कटौती के बावजूद भी अपेक्षा के अनुरूप निवेश चक्र को पुनर्वारंभ करने की सहायता नहीं मिली है। हालांकि कंपनियों को अपने कर्ज कम करने और नकदी संतुलन स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। वर्ष 2019 और 20 में बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी और कुल मामलों में 1 लाख रुपए से अधिक की वॉल्यूम मात्रा के संदर्भ में 28%, और इसमें और वैल्यू तो वॉल्यूम में एक वैल्यू है, मूल्य है, 59% वृद्धि हुई है भ्रष्टाचार के मामले में देखें तो। और 2018-19 की तुलना में ये पता लगा है जाली नोटों की संख्या में भी गिरावट आई है 19-20 में। RBI ने सुझाव दिया है कि वित्त बैंक की विकल्प खोजने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया, जिसमें मुक्त पूंजीवादी बाजार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। और उन्होंने दोनों संसाधन में उपेक्षित दीर्घ अवधि वाले निवेश और निवेशकों को पूंजी निवेश के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है। तो वो ये है। और इसके अलावा है ना, उन्होंने
कॉर्पोरेट बॉन्ड बैंक को बढ़ावा देना, दबावग्रस्त परिसंपत्ति की समस्या समाधान के लिए आधारित बाजार उपायों में वृद्धि करने हेतु प्रतिभूति की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है तथा उचित मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता प्रसार यूजर चेंजेस की वसूली की नीति को प्राथमिकता देना है। तो ये आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट है, इन्होंने अपने अपने ये वो दिए हैं सब। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और देखिए स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखिए, आप मतलब जितना हो सके एक एक लाइन में अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बनता है प्रत्येक एग्ज़ाम में, आप चाहे कैसे भी कर लो। संस्थाओं का नाम है जैसे और कुछ भी है तो किसने रिपोर्ट जारी की है, किसने ये पॉलिसी बताई है, क्या क्या डेटा है इनके, तो ये सब ज़रूर पूछे जाते हैं। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।